नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो डेट हो चुकी है वो 9 हो चुकी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का वीडियो। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विष्णु सेंद्रा पर्व जो है वो संबंधित है किस राज्य में ये मनाया जाता है। ये जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है अपना सेकंड ऑप्शन, झारखंड। तो क्या ये सिर्फ झारखंड में मनाया जाता है? तो नहीं, ये झारखंड के अलावा ये उड़ीसा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन 3 स्टेटों में मनाया जाता है। तो क्या ये सभी लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो इसका भी आंसर है नहीं, कि ये सभी लोगों द्वारा नहीं मनाया जाता। इन तीनों स्टेटों में जो आदिवासी लोग जो रह रहे हैं, सिर्फ वही लोग जो है इस विष्णु सेंद्रा पर्व को जो है मनाते हैं। ठीक है। तो हाल ही में विष्णु सेंद्रा पर्व जो है मनाया गया। तो ये मनाया कब गया? ये जो है अभी ये चर्चा में क्यों आ गया है? तो चर्चा में ये अभी हाल फिलहाल इसलिए में आ गया है कि अभी झारखंड के जो दलमा दलमा वन्य जीव अभयारण्य जो है, उसके महानिदेशक ने एक मतलब उन्होंने बताया कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है ऐतिहासिक रूप से कि विष्णु सेंद्रा पर्व रहा हो और कोई शिकार नहीं हुआ हो। वरना इस पर्व पर जो है शिकार किया जाता था और इस तरह जो है इस पर्व को जो है मनाया जाता था। आदिवासी जो है शिकार किया करते थे इसमें जानवरों का। ये एक पहली बार ऐसा अवसर रहा जब कोई भी शिकार नहीं किया गया हो। ऐसा जो है दलमा वन्य जीव अभयारण्य जो है उसके महानिदेशक ने जो बताया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है दलमा वन्य जीव अभयारण्य का जो उद्घाटन वर्ष है वो कौन सा है, ये अपने को बताना है। तो दलमा जीव अभयारण्य जो है, इससे पहले कि मैं आगे को आंसर की तरफ जाऊं, आपको जो है थोड़ी बहुत जानकारी दलमा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में जो है दे देता हूँ। तो ये जो आप एक स्क्रीन पे आप एक फ़ोटो देख पा रहे हैं, दलमा जीव अभयारण्य जो है, ये एक लाल डॉट आप देख पा रहे हैं, ये जो है दलमा जीव जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको शो कर रहा है। तो ये जो है कहाँ पे है? झारखंड राज्य के झारखंड राज्य के जो दलमा पहाड़ी हैं वहाँ पर ये बसा हुआ है, वहाँ पर ये स्थित है। और लगभग जो इसके पास में आप एक शहर देख पा रहे हैं, जमशेदपुर। तो ये जमशेदपुर से जो इसकी डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर है। ठीक है। जमशेदपुर से इसकी डिस्टेंस जो है वो 13 किलोमीटर है। और इधर दूसरी साइड जो है आप एक शहर और रांची देख पा रहे हैं। तो रांची से इसकी डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ कि ये कितने एरिया में फैला हुआ है, तो ये इसका जो एरिया है 190 किलोमीटर स्क्वायर है, 190 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके आंसर की। तो इसका जो आंसर है वो 1975 है। जो धर्मा जी वन्य अभ्यारण्य है वो इसकी स्टार्टिंग जो है 1975 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राजीव गांधी। राजीव गांधी राजीव गांधी के द्वारा जो है किया गया था। इसका स्टार्टिंग उद्घाटन वर्ष जो है 1975 है। और एक और बात जो है इसमें वो एक ये है कि यहाँ पर दलमा पहाड़ी के ऊपर जो है शिव भगवान का मंदिर है। शिव भगवान का मंदिर है। तो शिवरात्रि के दिन जो है प्रार्थना का सभा का आयोजन किया जाता है और मंदिर पर्यटक जो है एक आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र जो है इसके यहाँ का माना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हमारा वंदे मातरम मिशन जो है संबंधित है।
आप यहाँ पे 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना। दूसरे ऑप्शन है डॉक्टरों के लिए जो किट मास्क है, यहाँ पे आप इसको किट मास्क कर लीजिएगा, किट मास्क, किट मास्क आदि की व्यवस्था करना। और राज्य में फंसे मजदूरों को वापस लाना घर। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वाला, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना। ठीक है। और इसके अगर बात करूँ मैं इस मिशन की, तो इस मिशन के तहत जो है लगभग 15,000 भारतीयों को जो है वापस अपने भारत देश जो है वापस लाया जाएगा। और इसकी स्टार्टिंग जो है दोस्तों वो हो चुकी है। और स्टार्टिंग जो इसकी हो चुकी है, और 17 से 13 मई तक जो है लगभग 64 उड़ानें, कितनी 64 उड़ानें। ठीक है। जैसा आप एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये जो है इसी मिशन के तहत जो है किया जा रहा है। और इंडिया न्यूज़ जो है वो इसने एक ये फ़ोटो जो है जारी की है। और इसकी डेट मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 17 से 13 मई तक जो है इसको संचालन किया जाएगा। और 64 हवाई उड़ानों का जो है संचालन किया जाएगा। और इस मिशन के तहत जो है रोजाना डेली इस मिशन के तहत इस मिशन के तहत जो है इस मिशन के तहत डेली जो है 2,000 लोगों को वापस भारत लाया जाएगा। तो एक बार जैसा अपन जानते हैं कि एक खाड़ी देशों में जो है युद्ध हुआ था 1990 में 1990 में। तो उस समय जो है कुवैत से जो है, कहाँ से, कुवैत से लगभग 1.7 लाख 1.7 लाख लोगों को जो है वहाँ से निकासी ऑपरेशन किया गया था। निकासी ऑपरेशन के तहत जो है उन सबको वहाँ से भारत वापस लाया गया था। तो यह मिशन भी जो है अब तक सबसे बड़ा निकासी ऑपरेशन जो है हो सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लाइंट नाउ इंटरनेट ऑफ प्लेटफॉर्म जो है वो किसने विकसित किया है। तो इसका जो आंसर है वो है फ्लाइट बेस ने। ठीक है। फ्लाइट बेस यानी ऑप्शन सेकंड जो है इसका आंसर है। और अब ये जान लेते हैं थोड़ा, मैं आपको फ्लाइट बेस के बारे में बता देता हूँ। तो फ्लाइट बेस जो है वो पुणे में स्थित एक स्टार्टअप है। कहाँ पर, पुणे में ये स्थित है और एक स्टार्टअप है। और इसको जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है इसको वित्तीय रूप से यानी कि पैसा का जो सपोर्ट है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है इसको प्रदान करता है। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक आया हुआ है वर्ड जो है फ्लाइंट नाउ इंटरनेट ऑफ प्लेटफॉर्म। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो है मैं आपको जानकारी दे दूँ कि करता क्या है, क्यों है अभी जो है ये चर्चा में आ गया है, क्या इसकी जो है खासियत है, ये सब मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो ये जो है इंटरनेट ऑफ ड्रोन प्लेटफॉर्म जो है वो जो है पुलिस वालों को जो है पुलिस अधिकारियों को कई ड्रोन के माध्यम से उनके नियंत्रण कक्ष में मल्टीमीडिया मल्टी वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग मल्टी वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग जो है ये करके देगा। ठीक है। तो इसकी भी ज़रूरत क्यों पड़ रही, तो ज़रूरत जैसा कि अपन जानते हैं अभी जो है एक महामारी कोविड-19 जो है फैला हुआ है। तो उसके तहत जो है इस ड्रोन का जो है इस फ्लाइट नाउ प्लेटफॉर्म का जो है अच्छे से जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है वो पुलिस विभाग को एक अच्छी स्थिति जन्य जो जागरूकता प्रदान करता है। और आपातकालीन स्थितियों में जो है ये आपातकालीन स्थितियों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। और अब मैं बात करूं कि अभी ये कहाँ कहाँ पे जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये ऑलरेडी जो है महाराष्ट्र महाराष्ट्र गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इसके अलावा भी कुछ राज्यों में जो है और इसका जो है
इस्तेमाल जो है पुलिस जो है इसका इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। दोस्तों जैसा कि अपन जानते हैं कि गौतम बुद्ध के जो है अभी अपन ने एक बौद्ध पूर्णिमा आई थी अभी कुछ ही दिन पहले। तो उस समय जो है उस दिन को गौतम बुद्ध के जन्मदिन के तौर पे जो है मनाया जाता है, जयंती के तौर पे जो है मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, वैशाख जो पूर्णिमा है उसके नाम से उस दिन जो है मनाया जाता है। और एक इनकी जो मैं कहूँ अजीब सी एक बात ये देखने को मिली इनमें कि इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा का हुआ, वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, इनको जो शिक्षा जो ज्ञान है वो जब प्राप्त हुआ तो वो दिन भी जो है वैशाख पूर्णिमा का था। जब इनकी मृत्यु हुई इन्होंने जो शरीर त्यागा तो उस समय वो दिन भी वैशाख पूर्णिमा का ही था। ठीक है, तो बात करें कि प्रथम गुरु कौन थे, तो एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं मैं, गौतम बुद्ध के जो है दो गुरु थे। जो प्रथम गुरु थे उनका नाम जो है आलार आलार कलाम था। ठीक है, आलार कलाम था। और इन्होंने जो है इनको सांख्य दर्शन, किसका, सांख्य दर्शन का जो है सांख्य दर्शन की जी शिक्षा जो है दी थी। ठीक है, और बात करें इनके दूसरे गुरु की तो दूसरे गुरु का नाम जो था रुद्रकराम पुत्र था। और ठीक है, और ये कहाँ के थे, ये थे राजगीर के। ठीक है, ये इनके दूसरे गुरु थे, ये इनके पहले गुरु थे। ठीक, तो हमारे भारत में जैसा कि अपन इनको जो है एक इस दिन को जो है बुद्ध पूर्णिमा की तरह मनाते हैं, वहीं दक्षिण में और दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में जो है बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख के रूप में जो है मनाया जाता है। किसके रूप में, मतलब कि जो हम कह सकते हैं इससे कि बुद्ध पूर्णिमा न केवल हिंदुस्तान बल्कि कई देश और भी है जो मनाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और अब मैं बात कर लूँ इनके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, तो इन्होंने जो है बोध गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई उसके पश्चात जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश, क्या, पहला उपदेश पहला उपदेश जो है इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, और जिसे जो है बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया, जो पहला उपदेश था उसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये उसको नाम दिया गया पहले उपदेश को जो सारनाथ में उन्होंने दिया था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि वो किस भाषा में दिया करते थे, तो उन समय जो जनसाधारण जो भाषा बोली जाती थी उनको, उस भाषा को बोलते हैं अपन पाली। पाली भाषा में जो है उपदेश इनके दिए गए। ठीक है, उसके पश्चात जो 80 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की, 80 वर्ष की उम्र में 400 ईसा पूर्व में, और कहाँ पे, कुशीनारा। ठीक है, कुशीनारा में जो है इन्होंने अपना, कुशीनारा कहाँ पे, ये चीज़ और बता देता हूँ। कुशीनारा जो है वो देवरिया जिला पड़ता है, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश। कहाँ पे, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश, कुशीनारा गांव। ठीक है, तो इन्होंने जो है गौतम बुद्ध ने वहाँ पे देह त्याग दिया था, जिससे बौद्ध धर्म में जो है, बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, बौ- बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण इस नाम से जो है इनको इस बौद्ध धर्म में जो है जाना जाता है, जो उन्होंने देह त्यागा उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय की बात करूँ मैं, तो बौद्ध धर्म में जो है हीनयान, थेरवाद, महायान
वज्रयान, नवयान, ये सब हैं, लेकिन ये जो हैं एक ही सिद्धांतों को मानते हैं। पूरा बौद्ध संप्रदाय जो है एक सम ठीक है, एक ही सिद्धांतों पर, बुद्ध के सिद्धांतों पर ही काम करता है, भले ही इसमें 5 संप्रदाय हों, लेकिन ये सभी एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है। तो नेत्रावली वन्यजीव जो अभयारण्य है वो गोवा के अंदर है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अभी चर्चा में क्यों आ गया। ठीक है, कि नेत्रावली अभयारण्य जो है अभी चर्चा में क्यों आया। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये फ़ोटो जो है अभी कुछ ही दिन पहले, ये जो एक फ़ोटो देख पा रहे हैं आप, ये ब्लैक पैंथर की है। ठीक है, ये ब्लैक पैंथर की फ़ोटो की उपस्थिति के बारे में जो है बताते हुए मुख्यमंत्री ने एक पहली बार जो है उन्होंने एक ट्वीट पर जानकारी दी कि हाँ अभी पहली बार देखे जाने की उपस्थिति, इसको जो है पहली बार देखा गया यहाँ पे, ऐसे टाइप का उन्होंने जो है बताया। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ इस अभयारण्य की, तो ये जो अभयारण्य है वो गोवा के जो है सुगम तालुका, गोवा की सुगम तालुका, ये एक नदी का नाम है। इस नदी में जो है काली नदी के जो बेसिन है, बेसिन किसको कहते हैं, बेसिन पे ये बसा हुआ है। बेसिन मतलब जहाँ पर नदी का जो है एंड होता है, उस वो वहाँ पर जहाँ पर वो समुद्र के पास में हो, समुद्र से मिलने जा रही हो, उससे पहले वाले एरिया को जो है बेसिन बोला जाता है। ठीक है, तो और इसके अलावा जो है इसके उत्तर में, इसके उत्तर दिशा में जो है भगवान महावीर, भगवान महावीर अभयारण्य है। और इसके जो दक्षिण में है, इसके दक्षिण में काटी गांव, काटी गांव वन्य जीव अभयारण्य है, काटी गांव। ठीक है, तो ये दो अभयारण्य जो है, उत्तर में कौन सा, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, और जो दक्षिण में है उसका नाम है काटी गांव। ठीक है, तो ये जो नेत्रावली है ये, या नेत्रुली, एक नदी जो है वहाँ बहती है, उस नदी का नाम जुआरी नदी। इस नदी का जो एक सहायक नदी है नेत्रावली। ठीक है, तो उसका जो उद्गम स्थल है वो इसी अभयारण्य से होता है, तो इसलिए उसका नाम जो है नेत्रावली पड़ा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी जो है कौन सा अनुच्छेद देता है। तो इसका जो आंसर है वो है अनुच्छेद 21। ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर है। अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो है गारंटी देता है। और इसके अलावा, इसके अलावा बंधुआ मजदूरी की प्रथा को जो संवैधानिक रूप से जो है अनिवार्य अधिकारों का जो है उल्लंघन करती है, जो बंधुआ मजदूरी थी उसको ये हटाने का जो है प्रावधान जो है दे करता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं इसको ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 23 ऑप्शन 1 में है। तो अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को जो है प्रतिषेध करता है, मतलब बिल्कुल जो है मनाही कर देता है। किस किस के लिए, एक तो दुर्व्यापार, दुर्व्यापार, और दूसरा जो है बलात् श्रम। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बिल्कुल विरुद्ध है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है इनका निषेध करने का जो कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन थर्ड है, सॉरी ऑप्शन सेकंड है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो क्या करता है, ऑप्शन सेकंड जो है राज्य द्वारा जो, किसके द्वारा, राज्य द्वारा कुछ नीतिगत तत्वों को जो है उपबंध करता है, जो इसका अनुसरण नहीं करते हैं उनको जो है पूरी तरह हटा देने का जो है प्रावधान जो है कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 39 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो अब मैं बात करूँ थर्ड, ऑप्शन थर्ड की बात करूँ जो कि है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में, आपने देखा होगा कारखानों आदि में जो है
पटाखे के कारखाने हैं या कोई अन्य कारखाने हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी जो है काम करते रहते हैं, तो उसके बालकों के नियोजन के लिए जो है बालकों के नियोजन का जो है प्रतिषेध ये करता है, प्रतिषेध जो है करता है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 इसके लिए, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो है अभी चर्चा में क्यों आ गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले एक घटना है कि बेंगलुरु, जो कि इतना बड़ा शहर है बेंगलुरु, वहीं पर एक घटना जो घटित हुई है, वो घटना जो है वो बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड थी, बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। तो एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय जो न्याय मिशन है, ये एक गैर सरकारी संगठन है, संगठन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिशन, ठीक है। तो उसने जो है ओडिशा और छत्तीसगढ़, ओडिशा और ओडिशा और छत्तीसगढ़ के में जो है श्रमिकों को इनकी इच्छा के विरुद्ध जो है बंधक बनाकर कार्य कराया जा रहा था, ठीक है। ऐसी ही उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, तो इसलिए जो है अभी ये जो है चर्चा में आ गया। तो अब मैं बात कर लूँ कि बंधुआ मजदूरी, जो मैंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया, बंधुआ मजदूरी, ठीक है। तो बंधुआ मजदूरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसमें जो है बेसिकली मैं बात करूँ, कुछ कारक काम करते हैं, जैसे आर्थिक हो गए, आर्थिक का कारक काम करते हैं, सामाजिक कारक काम करते हैं, और इसके अलावा जो है सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, ये 3 मुख्य कारक हैं जो काम करते हैं बंधुआ मजदूरी के पीछे, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूँ स्टार्टिंग से, तो आर्थिक कारक में जैसे आर्थिक कारक के अंदर बात करूँ, आर्थिक कारक में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति नहीं हो पाना, ठीक है। ये इनकी जो है किसी इंसान की अगर ये पूर्ति नहीं हो पा रही, तो वो इस बंधुआ मजदूरी में कभी कभी जो है ऐसे लोग भी देखे जाते हैं, या कहूँ कोई ऐसे लोग ही देखे जाते हैं। तो इसके अलावा जो है हमारा देश, जैसा कि अपन जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है अपना, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जो है कृषि करने के लिए जगह ही नहीं है, उनके पास भूमि नहीं है, ठीक है, भूमि नहीं है। तो ये भी एक कारण है। और उसके अलावा बाढ़, सूखा, ऐसी स्थितियाँ भी, अब कुछ लोगों के पास ज़मीन है, खेती करने के लिए ज़मीन है, लेकिन बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, कोई जो है कोई रास्ता नहीं बचता है, तो वो इस तरफ जो है बढ़ने लगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक जो है, अगर मैं सामाजिक कारक की बात करूँ, सामाजिक कारक में क्या कौन कौन से आ सकते हैं, सामाजिक कारक में जैसे अशिक्षा आ सकती है, साधनहीनता आ सकती है। शिक्षा से मतलब है कि अगर कोई ज़्यादा लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, तो वो जो है इस इनके जाल में, ऋण के जाल में जो है फंस जाते हैं बड़े आसानी से। यानी कि पहले आपको उन लोगों को ऋण दे दिया जाता है, उसके पश्चात जो है वो चुकाते चुकाते उनकी न जाने कितनी पीढ़ियाँ जो है वो बीत जाती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, तो कार्यकुशलता और दक्षता का जो अभाव है, वो एक भी कारण बन सकता है। मतलब कि कुछ लोग कार्यकुशल हैं, लेकिन जो है वो कार्यकुशलता का कार्यकुशलता, एक शब्द मैंने यहाँ इस्तेमाल किया, कार्यकुशलता। तो कार्यकुशलता का मतलब है कि अगर कोई कार्य है, तो उसमें उसको करने में आप कितने सक्षम हैं, कितने उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी दर्शाता है कि अगर आप उसमें काम में बेहतरीन नहीं है, तो एक ये कारण भी है जो है वो आदिवासियों में ये का स्पेशली कारण देखा जाता है, जो सिर्फ वहाँ के जो वनस्पति पर निर्भर हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो इस तरफ जो है वो अग्रसर हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो मैंने कारक बताया था, वो था धार्मिक कारक। धार्मिक कारक में अगर मैं बात करूँ, तो जैसे वर्ण है, जाति व्यवस्था है, संस्कृति का जो है अभी भी विद्यमान है, मतलब कि वर्ण और जाति व्यवस्था, यहाँ पे 2 शब्द मैंने इस्तेमाल किए, वर्ण एवं जाति व्यवस्था। तो ये वर्ण एवं जाति व्यवस्था क्या है? इसके अंतर्गत मतलब अगर अपन बात करें, तो कुछ जो निचली जाति हैं, जो स्टार्टिंग में जब अपन जानते हैं कि पहले
4 भागों में जो विभक्त कर दिया गया था लोगों को जाति के हिसाब से। तो निचली जो जाति थी वो ऊपर के जो जाति कार्य करती थी या शासन चलाती थी, इन सब कार्य में जो है हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो वो जो जाति प्रथा है वो आज भी चली आ रही है कई हिस्सों में। तो इसका जो है बंधुआ मजदूरी जो है, इसके लिए भी ये एक धार्मिक कारक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि इनको जो है वहाँ धकेलने के लिए। ठीक है, तो ये एक मुख्य कारक में जो है शामिल हो सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना कब प्रारंभ हुई? तो बंधुआ मजदूर जो है पुनर्वास योजना वो 2016 में जो है प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इस योजना के बारे में आपको कुछ बता दूं। तो इस योजना के तहत जो है बंधुआ मजदूर को मुक्त किए गए वयस्क हैं, उनको जो है 1 लाख रुपए, ठीक है, यानी कि जो इस मजदूरी जो बंधुआ मजदूरी वहाँ कर रहे थे, कहीं भी कर रहे हों, तो उनको मुक्त किया जाना सबसे पहला मोटिव है। ठीक है, मोटिव उसके पश्चात जो है मुक्त करने के बाद क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? तो फिर से वही वो उसी ऑप्शन की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो उनको जो है, जो पुरुष हैं, जो वयस्क हैं, जो जवान हैं, उनको 1 लाख रुपए, और जो बाल मजदूरी है, महिला बंधुआ मजदूर हैं, एक तो बच्चे हैं, दूसरा महिलाएं। महिलाएं जो हैं इनको जो है 2 लाख रुपए, इनको जो है 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जो है इस योजना के तहत जो है प्रदान की जाती है। साथ ही में इस योजना के तहत जो है प्रत्येक राज्य इस सर्वेक्षण के लिए जो है, सर्वेक्षण के लिए एक प्रत्येक जिला को जो है 4.5 लाख रुपए जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट को जो है 4.5 लाख रुपए सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि वो सर्वेक्षण करे, पता करे कि वहाँ कहाँ कहाँ पे जो है बंधुआ मजदूरी चल रही है। मुक्त करना उनका कार्य नहीं है, उनका कार्य सिर्फ जो है सर्वेक्षण करना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, रोजगार हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण किस कन्वेंशन में जो है के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ कि कन्वर्सेशन, ये कुछ अपने भारत के अनुच्छेद जैसा ही है। तो जब इसको जो है बंधुआ मजदूर के अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास किए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास किए गए थे, उसके तहत जब बात की जाती है तो इसको जो है कन्वर्सेशन जो है नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका आंसर है वो है ऑप्शन 1, कन्वर्सेशन 138, कन्वर्सेशन 138, ये जो है इसका आंसर है। तो अगर मैं बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रयास कौन कौन से किए गए, तो वो मैं आपको बता दूं। तो पहला प्रयास में आता है दास व्यापार, दास व्यापार और दास्ता उन्मूलन, दास्ता उन्मूलन 1926। तो दास व्यापार क्या था कि पहले जैसा कि अपन जानते हैं दास व्यापार बहुत ज़्यादा काफ़ी समय तक प्रथा में रहा था, जिसमें जो है व्यक्तियों को बेच दिया जाता था और वो पूरा लाइफ टाइम पूरा अपना जीवन जो है अपने मालिक के यहाँ जो है उसकी सेवा में गुजार दिया करता था। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए इसके अंतर्गत जो है दास्ता और दास व्यापार के सभी रूपों, जो चाहे वंशागुणित हों चाहे वो किसी बलपूर्वक हों, इन सभी को जो है प्रतिबंधित करता है 1966। जो भी मैंने बताया दास व्यापार और दास्ता उन्मूलन जो कन्वेंशन जो है, ठीक है, ये इसका पूरी तरह निषेध करता है। दूसरा इसका जो प्रयास था वो था नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर, राजनीतिक अधिकारों पर। ठीक है, तो ये भी जो है 1966 में लाया गया था। तो ये जो है इसका भी जो है सेम जो कारण है, लेकिन अगर इसमें जो अगर मैं बात करूँ कोई किसी को बलपूर्वक रख रहा है तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए जो है कौन बच्चों के अधिकारों के लिए जो कन्वर्सेशन लाया गया था, इस ये जो है लाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1989। कब लाया गया था? 1989 को। ठीक है,
तो इसके तहत जो है बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें आर्थिक शोषण से बचाता है। ठीक है, तो ये 3 जो है मैं कहूँ कि एक अपनी तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो किए गए कार्य थे, वो बंधुआ मज़दूरी को जो हटाने के लिए, तो 3 जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ भारत सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में किन-किन 2 स्पेशली जो अनुमोदन किया था, वो था एक तो कन्वेंशन 138 जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर लिखा है कि रोजगार हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण जो है इसके तहत किया जाता है। और दूसरा था कन्वेंशन 182। तो 182 क्या करता है, जो बाल श्रम के जो निकृष्टतम रूप हैं, जो या बच्चों के बेचने और तस्करी करने के जो मामले आ जाते हैं, या बाल वेश्यावृत्ति है, अश्लील गतिविधियां हैं, ठीक है, तो ये सब जो है, इन सबको ये पूर्णतः जो है प्रतिबंधित करता है, पूर्णतः प्रतिबंधित करता है, पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। कन्वर्सेशन 182 इसको जो है इंडिया ने अनुमोदन किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जो दिया था उसको अनुमोदित किया था इसने। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी भुगतान अधिनियम लागू किया गया, कब लागू किया गया? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 1936 को। यह अधिनियम जो है 1936 को लागू किया किया गया। अब इस क्वेश्चन में जो मेन इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि अभी इस अधिनियम की चर्चा क्यों आई, क्यों इसकी जो है ज़रूरत थी उस समय। तो अभी जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है उम, एक मैं कहूँ अध्यादेश को एक जो है मंजूरी दी है। उस अध्यादेश के में क्या कहा गया है कि जैसा कि अपन जानते हैं अभी कोविड-19 जो है महामारी चल रही है, तो उसके मद्देनज़र जो है औद्योगिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने के लिए, ठीक है, पुनः पटरी पर लाने के लिए जो है आगामी 3 वर्षों के लिए, नेक्स्ट जो है 3 वर्षों के लिए, नेक्स्ट 3 वर्षों के लिए उनके जो व्यवसाय हैं और उद्योग श्रम जो कानून हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए थे, उनमें कुछ छूट दे दिए, जिसकी वजह से अभी ये चर्चा में आ गया। और कुछ जो आलोचक हैं उन्होंने ये तक भी कह दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसको पि- वापस जो है 100 साल पीछे चली गई है, क्योंकि उनका जो वो इस पॉइंट को वैलिड कर रहे हैं कि उन्होंने जो है वापस जो श्रम कानून से रिलेटेड थी उसमें वापस जो है छूट दे दी है। ठीक है, और अभी जो मैं बात करूं कि राज्य में कौन कौन से जो है राज्य में उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें कौन कौन से जो अधिनियम लागू थे, तो मैं बात कर लूँ पहले कि जो भवन एवं अन्य निर्माण जो श्रमिक थे उनके लिए 1996 कौन कौन से भवन एवं जो अन्य निर्माण जो कार्य करते हैं उनके लिए। ठीक है, दूसरा जो है अभी लागू था वो था वहाँ पे कर्मचारी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम। ठीक है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 ये वहाँ पे लागू था। दूसरा था बंधुआ मजदूरी प्रणाली यानी कि उन्मूलन अधिनियम 1976। इसके अलावा मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा जो है 5 लागू थे। तो ये टोटल जो अधिनियम जो है वहाँ पे लागू थे। और ठीक है, तो इसके अलावा जो है अभी राज्य सरकार ने जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने जो है इस अध्यादेश को जो है आगामी 3 वर्ष के लिए जो है श्रम कानून जो है वो निष्प्रभावी हो जाएंगे, श्रम कानून निष्प्रभाव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके तहत अगर मैं बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि जो औद्योगिक विवाद होंगे, जो व्यावसायिक सुरक्षा होगी, श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं काम करने की स्थिति जो होगी, या ट्रेड यूनियन की बात करें, ठीक है, तो इससे में संबंधित इन सब चीज़ों को जो है ऐड कर दिया जाएगा। और जो है पूरी तरह से जो है ये मैं कहूँ कि संभल नहीं सकते हैं पूरी तरह से, जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनको सबको हटा दिया गया, लेकिन जो है जो औद्योगिक प्रगति है उसको वापस जो है अपने पटरी पर, अपने रास्ते पर लाने के लिए जो है ऐसा किया गया है। तो इस अध्यादेश को जो है
वहाँ के राज्यपाल के पास जो है मंजूरी लेने के लिए भेज दिया गया। तो बात करूँ मैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की, तो वो अभी हैं आनंदीबेन आनंदी सॉरी आनंदी आनंदीबेन पटेल, ये वहाँ की अभी जो है राज्यपाल हैं। ठीक है, इनके पास जो है इस विधायक इस जो अध्यादेश को जो है मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। और तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि रियाल मुद्रा जो है वो किस देश की है। तो इसका जो आंसर है वो है ईरान। ईरान देश की जो है मुद्रा का नाम रियाल है। जैसे इंडिया में जो है, इंडिया की मुद्रा क्या है, रुपए, तो वैसे ही ईरान की जो मुद्रा है वो रियाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है क्या ये रियाल अभी आई है, तो मैं ये क्वेश्चन क्यों डाला है, तो अभी जो है चर्चा में ये इसलिए आ गया कि वहाँ की जो संसद है, ईरान की जो संसद है, ईरान की जो संसद है, उसने अभी एक विधेयक पारित किया है। क्या पारित किया है, विधेयक पारित किया है, जिसके अंतर्गत जो है जो ये मुद्रा है रियाल, इसमें जो है 4 शून्य तक जो कटौती की गई है, 4 शून्य तक की कटौती की गई है। यहाँ पे जो है 4 शून्य से कटौती से क्या मतलब है कि जैसे मान लो कि कोई अगर किसी रियाल की जो है कोई 10,000 रियाल है, 10,000 रियाल, तो इसको जो है किसी एक मुद्रा के बराबर कर दिया गया है। ठीक है, कुल मिला के जो है 4 अंक की कटौती का मतलब यही है। ठीक है, तो चलते हैं इसके बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो अभी जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान और अमेरिका में जो प्रतिबंध ईरान पर जो है, ईरान पर अमेरिका ने जो है प्रतिबंध लगा रखे थे। अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है इनकी मुद्रा रियाल जो है वो बड़ी गिरावट इसमें जो है पाई गई थी। और रियाल के गिरावट की वजह से जो है वहाँ पर महंगाई की स्थिति बनती जा रही है। ठीक है, महंगाई महंगाई की स्थिति बनती जा रही है। और इस जो अभी मैंने जैसे बताया कि वहाँ की संसद ने एक विधेयक पारित करने जा रही है, तो उस विधेयक के अनुसार जो है इस मुद्रा का जो है तोमान जो है बदल दिया गया, तोमान। अब वहाँ की मुद्रा जो है रियाल नहीं रहेगी, उसका नाम जो है अब तोमान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इस एक तोमान, जैसा कि बाद में हो जाएगा, एक तोमान इज इक्वल टू जो है 10,000 रियाल, 10,000 रियाल हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये 4 शून्य अंक तक की जो है कटौती की जाएगी, मतलब कोई एक मुद्रा जो है नहीं लाई जाएगी और उसको जो है 10,000 रियाल जो है उसके बराबर कर दी जाएगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप ईरान की जो है कुछ मुद्राएं जो है देख पा रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री अनुसंधान जो अध्येता योजना है उसकी शुरुआत जो है कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री अनुसे जो योजना है इसकी शुरुआत जो है 2018 में की गई थी। तो यहाँ पे एक बात जान लेते हैं कि इस योजना की शुरुआत जो है क्यों की गई थी, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दूं। तो हाल ही में जो है इसका जो स्टार्टिंग जो है उसके बारे में बता दूं। तो इसको जो शुरुआत जो है वो मानव संसाधन विभाग जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, इस मंत्रालय द्वारा जो है देश में शोध कार्य को बढ़ाने के लिए जो है इस योजना की स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, कौन सा कार्य बढ़ाने के लिए, जो शोध चल रहे हैं, जो खोजबीन जो चल रही होती है, उस कार्य को जो है इंक्रीज करने के लिए, उसको गति देने के लिए जो है इस जो है कार्य की स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, तो अब इस बारे में जो है मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी ये चर्चा में क्यों आ गया है। तो अभी ये चर्चा में इसलिए आ गया कि अभी कुछ ही टाइम पहले हाल ही में जो है इस योजना में कुछ संशोधन किए गए हैं। ठीक है, तो अब बात उठती है कि वो संशोधन क्या है। तो मैं इस योजना के तहत जो है, जो पहले अपन बात करें किसी आईआईटी में या विश्वविद्यालय में
NIT में, IAS या RJ, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने एक एग्ज़ाम का नाम, गेट का नाम अगर किसी ने सुना, जो इंजीनियरिंग फील्ड से, वो इस एग्ज़ाम को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि गेट का एग्ज़ाम जो है आगे जो है विश्वविद्यालयों में और आगे जो है हायर स्टडी के लिए जो है पढ़ने के लिए इसका गेट का एग्ज़ाम होता है। और इसके अलावा PSU में जो है, PSU में जो पब्लिक सेक्टर जो है उसमें जो है एंट्री करने के लिए एक मात्र एग्ज़ाम है गेट, ठीक है। तो उसका जो है परीक्षा स्कोर जो है घटा दिया गया है। परीक्षा स्कोर जो है 750 से 650 अंक तक जो है 750 से 650 अंक कर दिया गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप एक लोगो देख पा रहे हैं इसका, प्रधानमंत्री योजना का अनुसंधान निधियता। अगर हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति की शुरुआत जो है कब की गई थी? जैव ईंधन पर जो राष्ट्रीय नीति की शुरुआत है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनके बनने से पहले हुई थी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, 2009 में जो है इस नीति की शुरुआत की गई थी। तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि अभी इस चीज़ की जो है क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्या ये अभी चर्चा में क्यों आ गया है? तो हाल ही में जो है एक इस नीति में जो है, जैसा कि अपन जानते होंगे कि 2019 में इसमें संशोधन किया गया है। और इस नई नीति के तहत जो है, नई नीति के तहत 2030 तक पेट्रोल का जो है, पेट्रोल में पेट्रोल में इथेनॉल पेट्रोल में इथेनॉल का 20% और डीजल का जो है, डीजल का 5% सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और इसके अलावा हाल ही में एक, अभी हाल फिलहाल में जो है खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम जो विभाग है, भारतीय खाद्य निगम, उसके पास जो है चावल के इथेनॉल का जो उपयोग का निर्णय लिया गया चावल को, ठीक है। तो ये एक मेन कारण रहा जो अभी जिसकी वजह से चर्चा में आ गया। और मैं बात करूं तो खाद्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियों की, तो भारत का जो रैंक है, जो 2019 में जो निकाला गया, वैश्विक भुखमरी वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ये जो निकाला गया, इसके तहत कब निकाला गया था पहली बात कर लूँ, 2019 में निकाला गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला गया था, उसमें 117 देशों को शामिल किया गया था और इंडिया की जो रैंक थी वो 102 थी, ठीक है। तो ये चीज़ जो दिखा रहे हैं कि हालांकि बहुत जो है इंडिया में भुखमरी जो है। तो एक जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण, तो इसमें जो है इसने पाया कि जो 5 वर्ष तक के जो हैं, 5 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे थे, वो 38.4% जो है वो ने पैदा हुआ है। मतलब कि उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी जो हाइट है, यानी कि एज तो उनकी बढ़ती जा रही है लेकिन जो हाइट है वो बढ़ नहीं रही है, ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ बात करूँ मैं, 21% बच्चे उन्होंने ऐसे पाए हैं जो उनमें लंबाई जो है, हाइट जो है वो इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूटी, और इसके अलावा जो है वजन, वेट भी जो है इंक्रीज कर रहा है, वजन जो है डाउन में है, वजन जो है इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों की वजह से जो है अभी ये वापस चर्चा में आ गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एनजीटी की स्थापना जो है कब की गई थी? तो यहाँ पे एक एनजीटी की स्थापना जो है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि एनजीटी की स्थापना कब की गई थी, उसके बाद मैं जो है इसके बारे में कुछ और जानकारी दूंगा। तो एनजीटी की स्थापना जो है 2010 2010 ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आप देख पा रहे हैं, उस समय जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है।
तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व थैलेसीमिया जो दिवस है उसकी शुरुआत कब की गई थी। जैसा कि पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 1994 में की गई थी। 1994 यानी कि 1994 में जो है इसकी शुरुआत की गई। और अब मैं बात कर लूँ कि ये जो है अभी कब मनाया गया, लेटेस्ट में जो अभी में कब मनाया गया, तो ये जो अभी एक दिन पहले यानी कि कल जो है 8 मई को इस दिवस को मनाया गया। और इस दिवस का मैं आयोजन का उद्देश्य बताऊं तो इस दिवस का उद्देश्य यही था कि जो आनुवंशिक विकार हैं, जो थैलेमेशिया अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो उसके अलावा बता दूं कि जो आनुवंशिक विकार होते हैं, जो पीढ़ी दर जो पीढ़ी हैं वो चलते जा रहे हैं। कि जैसे आप अगर किसी के पिता में कोई जो है आनुवंशिक दिक्कत है कुछ, ठीक है, विकलांग प्रगति है या कुछ और अलग कुछ दिक्कत है, तो वो जो है ट्रांसफ़र हो रही है। तो उसकी रोकथाम के लिए वो आगे ना बढ़े, कुछ आनुवंशिक विकार जो है आगे ना बढ़े, ठीक है, विकार आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसकी रोकथाम के लिए जो है इस दिवस को जो है मनाया जाता है। और स्टार्टिंग जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसकी स्टार्टिंग जो है 1994 में जो की गई थी। और अब जो है थैलेसीमिया जो इंटरनेशनल फाउंडेशन है, इस दिवस पर कई गतिविधियां जो है टीआईएफ जो है वो कई गतिविधियां जो है अपनी आयोजन करता है ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो बेहतर लगी हो तो, या और इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट जो है पाना चाह रहे हैं वीडियो के,